1914 वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुकी थी। एक साइड पे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और अमेरिका जैसी ताकतें थी और दूसरी साइड पे थे जर्मनी, बुल्गारिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया, जो कि मुसलमानों के लिए एक इंतहाई मुकद्दस जगह थी। अब इंडिया में क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत थी और ब्रिटिश आर्मी में तकरीबन 45% से ज्यादा मुसलमान थे और तकरीबन 37% हिंदू थे, तो मुसलमानों ने तो स्ट्रेट फॉरवर्डली ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अब अंग्रेजों को समझ नहीं आई कि अब इन सोल्जर्स को ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ वर्ल्ड वॉर में कैसे भेजा जाए। ये वही इंडियंस हैं जिनके लिए अंग्रेजों ने क्लब्स और होटल्स के बाहर लिख रखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अब वही इंडियंस अंग्रेजों की शदीद जरूरत बन चुके थे। तो यहाँ अंग्रेज डिसेप्शन पॉलिसी यूज करते हैं और मुसलमानों से वादा करते हैं कि अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 में हमारा साथ देंगे तो ऑटोमन एम्पायर को जंग जीतने के बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे और मुसलमानों की खिलाफत को एज इट इज चलने देंगे। मुसलमान अंग्रेजों की बातों में आ जाते हैं और जंग का हिस्सा बन जाते हैं और इवेंचुअली नवंबर 1918 में आखिरकार ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त हो जाती है। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आता है कि जब जंग जीतने के बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज अपने वादे के खिलाफ ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े करना शुरू कर देती है। मुसलमान इस धोखे से ट्रिगर होकर खिलाफत सिस्टम को बचाने के लिए इंडिया की सबसे बड़ी तहरीक खिलाफत शुरू कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि हिंदू लोग भी इस मूवमेंट में मुसलमानों का साथ देते हैं जिन्हें गांधी लीड कर रहे होते हैं। अंग्रेज इस सिचुएशन से इंतहाई परेशान हो जाते हैं और इसी परेशानी में वो इंडिया में रॉलेट एक्ट लगा देते हैं, जिसमें इंडियंस को बिना किसी अदालती कार्रवाई के सिर्फ शक की बुनियाद पे गोली मारने का हुक्म दे दिया जाता है। अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग अमृतसर में एक जलसे पे फायरिंग करके अंग्रेजों ने 1200 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया और इस जैसे कई छोटे बड़े इंसिडेंट्स इंडिया में बहुत अरसे तक चलते रहे। खैर 1923 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने अनाउंस कर दिया और खिलाफत सिस्टम वैसे ही खत्म हो गया और साथ ही तरीके खिलाफत भी। एक बार फिर से इंस्टेबिलिटी का वक्त गुजरता रहता है और 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आता है और अपने लॉज को इंडिया में इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करता है, जिसे शदीद ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है। इंडिया में जिसको इंग्लिश का एक लफ्ज भी नहीं आता था, वो भी इंग्लिश का एक सेंटेंस रट चुका था, जो था साइमन गो बैक। अंग्रेजों ने अपना पूरा जोर लगा लिया इस कमीशन के एजेंडा को कामयाब करने के लिए, लेकिन एक साल बाद 1929 में नाकाम होकर वापस चला जाता है। अब सीन कुछ यूं हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ हिंदू राइट्स की बात करने लग गई थी और मुसलमानों को बिल्कुल कोने में लगा दिया गया था। इस वक्त पे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खड़े होते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपने फेमस 14 नुकात प्रेजेंट कर देते हैं, जिसमें सेपरेट इलेक्शंस, मुसलमानों की सेफ्टी और असेंबलीज में 1/3 रिप्रेजेंटेशन जैसी डिमांड्स की जाती हैं। इनमें से कुछ डिमांड्स तो मान ली गई, लेकिन ज्यादातर को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन कायदे-ए-आज़म को पता था कि उनकी डिमांड्स का मकसद और उसकी असल अहमियत क्या है। He was the man of principles, a man of vision and a man with a beautiful heart। और यहाँ से टू नेशंस थ्योरी का सफर भी शुरू हो जाता है और साथ ही इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की कि जिसके ख्वाब ने दुनिया का नक्शा बदल दिया।